हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो पेपर 2 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। जहां पे आज की हमारी जो मैराथन क्लास है वो 14वीं मैराथन क्लास है। इसके पहले 13 मैराथन क्लास अपलोड की जा चुकी हैं और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो यानी आपकी एमसीक्यू क्लासेस लगभग 15 से 16 तो आपकी एमसीक्यू क्लासेस हो गई हैं, अभी तक डाली जा चुकी हैं, मैराथन क्लासेस हैं। और उसके अलावा थ्योरी क्लासेस भी अपलोड की गई हैं। तो आप क्या करिए, अब देखिए टाइम कम है, तो इस टाइम पे हम ऐसा तो नहीं कि पूरी थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे और एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम मैराथन क्लासेस लगा रहे हैं, मैराथन क्लास जो हम सॉल्व कर रहे हैं जिन प्रश्नों को, तो हम सिर्फ प्रश्न बस नहीं सॉल्व करते, उससे रिलेट करके आसपास जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन प्रश्नों को भी पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती चल जाएगी, जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट होता चल जाएगा और आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी ही। उसके अलावा भी एक थ्योरी की प्लेलिस्ट बनी है आपकी सीटेट एग्जाम की ही। तो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में हमको ज़्यादा डाउट जा रहा है, हमको पढ़ना है, तो आप थ्योरी क्लासेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 2 प्लेलिस्ट बनाई गई है, अगर आप दोनों प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब रही आज की क्लास की बात, कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उत्सर्जन तंत्र टॉपिक से प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र से है, गति एवं समय से है, संश्लेषित रेशे से है, सूक्ष्म जीव, धातु एवं अधातु, कोशिका एवं कोशिकांग, अम्ल एवं क्षार, पाचन और पोषण से द्रव्य की अवस्थाएं। ये हमारे कुछ 10 टॉपिक हैं। आज हम इन्हीं 10 टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और सिर्फ प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न के अलावा जितनी भी उनसे डिटेल बन सकती है, जो कि आपके एग्जाम में जिनसे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, उन चीज़ों को भी हम पढ़ते चलेंगे। यानी एमसीक्यू तो आपका चल ही रहा है, साथ ही साथ हम थ्योरी वाला पोर्शन भी इसी के साथ कवर करते चलेंगे। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। विटामिन की थोड़ी सी मात्रा हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अब इनमें से कौन सा विटामिन के बारे में सही है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, या फिर ये सभी। तो सबसे पहले ये इसका आंसर देखने से पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। और दूसरा जो है ये विटामिन, ये जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी तो होता है, आवश्यक तो है, पर अल्प मात्रा में आवश्यक है, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, ज़्यादा मात्रा में हमको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन नाम किसने दिया, तो नाम दिया है फंक ने। विटामिन नाम फंक ने दिया है। जो विटामिन है ये जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी उपापचयी क्रिया, उसको क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। तो जो विटामिन है ये उपापचयी क्रिया में भाग तो नहीं लेता है, यानी जो उपापचयी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, उसमें भाग नहीं लेता है, पर ये किसकी तरह कार्य करता है, तो ये कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। बहुत सारे एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर यानी सह एंजाइम सहकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब विटामिन की कमी से भी रोग हो जाते हैं। तो अगर विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं ए विटामिनोसिस। क्या बोलते हैं, ए विटामिनोसिस बोला जाता है। ठीक है, और विटामिन की अधिकता से जो रोग हो जाएंगे, तो अधिकता से क्या बोला जाएगा, जो अधिकता से रोग होते हैं उसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, तो अगर विटामिन की कमी से कोई रोग होते हैं तो इसको एविटामिनोसिस बोलते हैं। अधिकता से अगर कोई रोग होता है तो उसको हाइपर विटामिनोसिस बोला जाता है। ठीक है, अब विटामिन भी 2 भागों में बटा है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। इसको ड्रेमंड ने बांटा था। ड्रेमंड ने 1920 में विटामिन को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, 1920 में ड्रेमंड ने 2 भागों में बांटा है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है कौन से हैं, कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। यानी विटामिन क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। नाम फंक ने दिया, ये उपापचयी क्रिया में भाग नहीं लेता है, पर ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। अगर विटामिन की कमी हो गई तब हो जाता है ए विटामिनोसिस, और अधिकता हो गई तो इसको हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। अब जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन के, ई, डी ए हो जाते हैं। अब हम स्टेटमेंट में आते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं,
बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो विटामिन जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। विटामिन की थोड़ी सी मात्रा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये हमें अल्प मात्रा में जरूरी होते हैं, कम अमाउंट में जरूरी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में कैसे संचित हो जाएंगे, है ना? इनकी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इनको खाने पड़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कुछ हमारे बॉडी में संचित हो जाते हैं। तो कौन कौन से आंसर सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी आपका पोषण वाला टॉपिक से है। पोषण टॉपिक हमने अच्छे से डिटेल में इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। 1 घंटे की आपकी क्लास है, मैराथन क्लास है, जहाँ पे पूरा कंप्लीट पोषण टॉपिक वहाँ पे पढ़ाया गया है डिटेल में, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ। तो वो क्लास आप जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, खनिज लवण और जल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन B6 से बेरी बेरी होता है, विटामिन, यहाँ पे सी होना चाहिए, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है और विटामिन B3 से पेलाग्रा हो जाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, मांस मछली के अलावा यकृत में यानी लिवर में मिल जाएगा, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है, और आंत के जीवाणु जो कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ना, वहाँ पे भी विटामिन B12 पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, विटामिन B12 से परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B12 को क्या बोलते थे? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, इसीलिए इसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। अब विटामिन B6 किस किस में पाया जाता है? तो B6 पाया जाता है दूध में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, उसके अलावा अनाज में मिलेगा, अनाज के अलावा मांस में मिलेगा, यकृत में मिलेगा यानी लीवर में मिलेगा। लगभग जितने भी विटामिन होते हैं ना, लगभग इनका सेम ही सोर्स होता है। मछली, मांस, यकृत, दूध, अंडा, इन्हीं में ये प्रेजेंट होते हैं। अब विटामिन B6 की कमी से क्या बेरी बेरी रोग होता है? तो बिल्कुल नहीं, विटामिन B6 की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाती है? रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रुधिर क्षीणता रोग हो जाएगा। उसके अलावा चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, ऐसे रोग हो जाते हैं। तो बेरी बेरी रोग नहीं होता। अब बात आई कि जब विटामिन B6 की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है, तो ये जो बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी रोग होता किससे है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है। ठीक है, अब विटामिन B1 जो होता है, इसका सोर्स क्या है? तो वही है अनाज है, जो भी अनाज होते हैं, सोयाबीन, दूध, मांस, मछली, अंडे, यही सोर्स होते हैं किसके? विटामिन B1 के भी। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब विटामिन सी मिलता कहाँ पे है? तो ये नींबू वंश के जो भी फल हैं, ठीक है, नींबू वंश के, या फिर ये बोल सकते हैं कि जितने भी जो खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को बोला क्या जाता है? तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एक विटामिन और बच गया, उसको भी पढ़ लेते हैं। कौन सा? विटामिन B2, B3। कौन सा? विटामिन B3। तो अब B3 को क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को बोला जाता है निकोटिनिक अम्ल। क्या बोला जाता है? निकोटिनिक अम्ल बोला जाता है विटामिन B3 को। ये भी कहाँ पाया जाता है? ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, इनमें पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो यानी 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही थे। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता था, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सिर्फ बी ऑप्शन जो है ये गलत था, क्योंकि विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग, रुधिर क्षीणता होता है, बेरी बेरी नहीं होता। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका सीटेट जनवरी 2022 अभी का आया हुआ प्रश्न है और बिल्कुल ये रिपीट हो सकता है क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। 2022 में अभी रिसेंट में तो आया ही है, ये 2014-15 में भी आया था और 2011 में भी ये प्रश्न आया था सेल्यूलोज से रिलेटेड। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले। ठीक है, अब अभिकथन क्या दिया है, इसमें दिया है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। रुक्षांश यानी रेसे, जो रफीज होता है उसका अच्छे स्रोत होते हैं। कारण R1 दिया है, पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण R2 दिया है, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशे में बदल देते हैं। ठीक, फिर इसके आंसर का भी स्टेटमेंट दिया, मतलब आंसर भी दिया है कि ए सही है, R1 ए की सही व्याख्या करता है, ए सही है, R2 ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है और R1 सही है, ए गलत है और R2 सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो पहला अभिकथन देखते हैं कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो अभिकथन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपचित, सेल्यूलोज क्या है, अपाच्य है, यानी ये पाचन, सेल्यूलोज का पाचन नहीं किया जा सकता। अब जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा तो ये क्या होते हैं, एक रुक्षांश के रूप में डाइजेशन में हेल्प करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, रुक्षांश क्या होता है, रेशा युक्त जो खाना होता है जैसे सलाद वगैरह, ये सब क्या होते हैं, रुक्षांश होते हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं और कब्ज की शिकायत को दूर करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज रुक्षांश का काम करता है, बिल्कुल सही है। कारण फर्स्ट क्या दिया है कि पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। अब बताइए क्या ये सही है, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या है, एकदम गलत है। क्योंकि जब सेल्यूलोज है, जो सेल्यूलोज होता है, जब सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं होगा, जब इसका पाचन ही नहीं होगा तो इसका अवशोषण कैसे होगा। तो इसका सेल्यूलोज का ना पाचन होता है, ना ही सेल्यूलोज का कोई अवशोषण होता है। ठीक है, और ना ही ये क्या होता है, किसी रूप में परिवर्तित होता है, ना इसका पाचन होता है, ना ये अवशोषण होता है और ना ही किसी रूप में किसी अन्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित होता है। तो R1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट दिया है, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशे में बदल देते हैं। कुछ हद तक हम इसको करेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन होता ही नहीं है तो पाचन करने वाले बैक्टीरिया की बात कहाँ से आई, पर कुछ हद तक ये इसको करेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो मानव एंजाइम ये जो होते हैं ना, सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते, पर बड़ी आंत में, कहाँ पे, बड़ी आंत में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्यूलोज को ढीला कर देंगे और ढीला करके इसको रेशे के रूप में, रुक्षांश के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभिकथन ए सही है और जो कारण R2 है ये इसकी सही व्याख्या करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड में कि ए सही है और R2 ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। ये आपका सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो उसको पढ़ने से पहले आप धातु और अधातु के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जो धातुएं होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, चमक वाली होती हैं, चमकदार होती हैं। उसके अलावा ये क्या होती हैं, विद्युत और ताप की अच्छी सुचालक होती हैं। सुचालक के अलावा इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदलना, पतली चादर के रूप में बदलना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और जितनी भी धातुएं होती हैं प्रायः किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो मर्क्यूरी है, Hg है, ये क्या है, एक प्रकार का अपवाद है। उसके अलावा जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमेशा उच्च होता है। ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पॉजिटिव चार्ज लाती हैं यानी धन आयन बनाती हैं और ये ठोकने पे कैसे करती हैं, आवाज़ निकालती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ये ध्वन्यात्मक होती हैं, ध्वन्यात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, धातुओं का गुण हो गया। एक और जो धातुएं होती हैं ना वो तन्य होती हैं। तन्य का मतलब क्या होता है कि उनको खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। तो ये हो गया सारे धातुओं का गुण। अब पढ़ लीजिए अधातुओं का गुण कि अधातुएं क्या होती हैं। तो धातुएं की जस्ट अपोजिट अगर हम पढ़ें तो क्या होती हैं, अधातु होती हैं। फिर हम आंसर में आते हैं।
ठीक है। तो जो अधातु होती हैं, अधातु कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं, उनमें चमक नहीं पाई जाती है और वो कुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, उनमें चालन का गुण नहीं पाया जाता है। वो आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही, वो आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, तन्य भी नहीं होती हैं, यानी ना उनको पीठ के चादर के रूप में बदला जा सकता, ना तार के रूप में बदला जा सकता, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। जबकि जो धातुएं होती थी हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है धातुओं का और बॉइलिंग पॉइंट है, ये कैसा होता है, हमेशा कम होता है, जबकि धातुओं का हमेशा क्या होता था, ज़्यादा होता था। और ये क्या करती हैं, ये ऋण आयन बनाती हैं, यानी नेगेटिव चार्ज बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋण आयन बनाती हैं। और ये ध्वन्यात्मक नहीं होती हैं, इनमें ध्वनि का गुण इनमें नहीं पाया जाता। तो ये सब किसके गुण हो गए, ये सारे भौतिक और रासायनिक गुण मिला के हैं। तो ये किसके गुण हो गए, ये हो गए अधातु के गुण। इस टॉपिक को हमने डिटेल में भी पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में, आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि सभी अधातुएं गैस होती हैं, ठीक है, सभी ऐसा बिल्कुल, पर ये भी है कि जो अधातुएं होती हैं गैस अवस्था में पाई जाती हैं। पर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी अधातुएं गैस अवस्था में नहीं पाई जाती, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, यानी तन्य नहीं होती, बिल्कुल करेक्ट है। अधातुएं कभी भी तन्य नहीं होती हैं, उनमें अतन्यता का गुण पाया जाता है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो ये भी बिल्कुल ये नहीं बोल सकेंगे, अपवाद भी तो है कि सभी धातुएं ठोस ही होती हैं, इसमें अपवाद भी है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, ये भी नहीं बोल सकते, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन को समाविष्ट करता है, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। सीटेट जैन 2021 में पूछा गया प्रश्न। भोजन का पकाना, पानी का उबालना, जल में चीनी का घोलना, लोहे को जंग लगना, कागज को जलाना, भोजन का पाचन, पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे का जंग लगना, जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज इस ग्रुप में से कौन सा शो करता है। अब रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते ही हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जो उसके आकार, अवस्था, रंग सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवर्तित करे, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके अपीयरेंस में, देखने वाले गुण में परिवर्तित करे, उससे परिवर्तित होकर कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बने, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसकी जो रासायनिक संरचना होती है ना, वो वही रहती है। रासायनिक संरचना ये सेम टू सेम बनी रहती है। और ये भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी इनको वापस से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। और ये अक्सर कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। भौतिक परिवर्तन जितने भी होते हैं ना, ये रिवर्सिबल होते हैं, जैसे हम बर्फ से पानी और पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। किसी चीज़ का टूटना, टूटना भी क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। फाड़ना ये भी भौतिक परिवर्तन, जैसे कागज को फाड़ के दो टुकड़े कर दिए, तो ये क्या इसमें आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, तो किसी चीज़ का घुलना भी भौतिक परिवर्तन में आता है। उसके अलावा उबलना, जमना, ये सब जो होते हैं ना, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वो सब किस में आते हैं, भौतिक परिवर्तन में। अब आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक में क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उस पदार्थ का गुण ही बदल जाता है और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जो पुराना गुणधर्म है बिल्कुल बदल गया। पर भौतिक में ऐसा नहीं होता। जैसे कागज को आप दो टुकड़े कर दीजिए, ठीक है, फिर वापस से वो उसी फॉर्म में आ जाता है। अरे सॉरी, कागज का स्वरूप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, कागज तो कागज ही रहेगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, उसको हम वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे जंग लगना, जंग लगना किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। किसी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। पकना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, पके हुए भोजन को हम कच्चा नहीं कर सकते हैं। दही बनना, फर्मेंटेशन किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। पाचन भी रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। उसके अलावा किसी चीज़ की रिएक्शन हुई, उसके रंग में बदलाव हुआ, उसके गंध में बदलाव हुआ, तो ये सब किस में आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन में। अब हम ऑप्शन देखते हैं। भोजन का पकना बिल्कुल है, रासायनिक परिवर्तन को हम सी से लिख देते हैं, केमिकल चेंज। पानी का उबलना ये क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। चीनी का, जल में चीनी का घोलना, ये भी कैसा हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। लोहे को जंग लगना,
बिल्कुल केमिकल चेंज है। कागज का जलना, यह भी देखा, जलना क्या होता है, केमिकल चेंज। भोजन का पाचन, पाचन भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसमें तीनों चीज़ें केमिकल चेंज है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा उबलना क्या होता है, फिजिकल चेंज। कांच को टूटना किसी चीज़ का फिजिकल चेंज। जंग लगना क्या है, केमिकल चेंज। जल में लवण का घुलना ये क्या है, फिजिकल चेंज। भोजन का पाचन, केमिकल चेंज। कागज का टुकड़े टुकड़े ये फिर फिजिकल चेंज। यानी किसी न किसी में फिजिकल चेंज हर किसी में है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड है जिसमें जितने भी टर्म दिए हैं सारे कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मछली यानी मत्स्य में क्लोम यानी गिल्स का कार्य क्या होता है। सीटेड दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न। जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील O2 को, ऑक्सीजन को अवशोषित करना। मछली में जो गिल्स होते हैं उसका कार्य क्या है। तो देखिए, जो मछलियों के गिल्स होते हैं ना, उनका मेन काम है रेस्पायरेशन का। क्या काम है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन का काम है। इसमें ये क्या करती हैं, पानी में जो घुली O2 है उसको ग्रहण करती हैं और CO2 को बाहर निकाल देती हैं। O2 इनटेक की, CO2 को बाहर निकाल दी। दूसरा इसका काम हो जाता है, जो गैसें हैं, गैसों का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान। ठीक है, ये भी गिल्स का काम हो जाता है। यानी रक्त और पानी, जो ब्लड है, ब्लड और वाटर के बीच में जो भी O2 CO2 है, तो O2 CO2 का विनिमय करने का काम करती हैं, एक्सचेंज करने का काम करती हैं। साथ ही मछलियों को जीवित रखने का काम करती हैं। तो जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, अपशिष्ट उत्सर्जित करना गिल्स का काम तो नहीं है। वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, बिल्कुल नहीं। वायु से थोड़ी ना ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे मछलियां। जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना ना मछली का काम है। जल में जो भी उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन होती है ना, उसको अवशोषित करना और CO2 को बाहर करना। साथ ही गैसों का एक्सचेंज करना भी इसका गिल्स का या कुलुम का कार्य होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकता है। सीटेड जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न। वायरस यानी विषाणु, शैवाल, कवक या फिर राइजोबियम। तो कौन अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल। अगला प्रश्न है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। बताइए, कोशिका के विषय में कौन सा कथन इनमें से सत्य होगा। तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। प्रत्येक कोशिका, लगभग अधिकांश कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका द्रव्य जिसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और साथ ही नाभिक भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। पर सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, कुछ अपवाद होते हैं। इसलिए यहाँ पे सभी लिखा, अधिकांश लिखा होता तब यहाँ पे सही होता, पर यहाँ पे इसलिए बोल दिए गलत क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, खासकर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। अब बताइए, क्या सही है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं क्या सिर्फ गोल ही आकार की होती हैं, बिल्कुल नहीं। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि क्या है, सेल यानी कोशिका से मिलके क्या बना, ऊतक। ठीक है, एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलके एक ऊतक का निर्माण होता है। अब जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके ऊतक बना है तो किसी भी ऊतक की कोशिकाएं समान होंगी। फिर ऊतक से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर उससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जितनी भी कोशिकाएं होती, ऊतक हैं, उनकी कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। कोशिकाओं का आकार, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि कोशिका का आकार एक समान होता है। कोशिकाएं कई शेप में पाई जाती हैं, कई आकार में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र के में सिराओं के विषय में सत्य है। यहाँ पे मानव परिसंचरण तंत्र से ये प्रश्न है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो उसमें सिराओं, वेन्स के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, उनकी संरचना से प्रश्न पूछा गया है। तो अब एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन में जाते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे। ठीक है, तो जो वेन्स होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, वेन्स की जो दीवारें होती हैं कैसी होती हैं, पतली दीवार सिराओं की पाई जाती है और वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं
ताकि ब्लड के अपोजिट फ्लो को, उल्टे बहाव को रोक सकें। और इनका जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन मतलब क्या समझते हैं? ल्यूमेन मतलब है कि इनका जो भीतरी मार्ग होता है वो हमेशा कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है। और वेंस का काम, सिराओं का काम क्या है कि शरीर से, बॉडी से क्या करती हैं? CO2 युक्त, यानी जो अशुद्ध रक्त है बॉडी से ले आई, फिर उसके बाद कहाँ छोड़ देती हैं? हार्ट में, हृदय में छोड़ देती हैं। ठीक है। ये हो गया वेंस के बारे में। अब आ जाते हैं धमनियों के बारे में। तो धमनी क्या होती हैं? धमनी, जो धमनी होती हैं इनकी दीवारें मोटी होती हैं। मोटी के अलावा ये कैसी होती हैं? लचीली दीवार पाई जाती है। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन मतलब जो अंदर की परत होती है, तो इसमें ल्यूमेन कैसा होता है? सकरा होता है। जबकि वेंस में ल्यूमेन कैसा होता था? कैसा होता था? चौड़ा होता था। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो भी हार्ट से O2 वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड ले आके कहाँ करे? बॉडी में कोशिकाओं के उपयोग के लिए पहुँचाए। तो यानी इससे ये पता चल गया कि जो सिराएँ होती हैं, सिराएँ CO2 वाला अशुद्ध रक्त के लेके जाती हैं, और जो धमनियाँ होती हैं ये O2 वाला यानी शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। पर एक अपवाद होता है, किसका? पल्मोनरी, यानी फुफ्फुस। क्या होगा? फुफ्फुसीय। अब वो चाहे धमनी हो, धमनी और फुफ्फुसीय सिरा। तो वैसे तो जितनी भी धमनियाँ होती हैं ये शुद्ध रक्त को, O2 वाले रक्त को ले जाती हैं, पर फुफ्फुसी धमनी को छोड़ के, जो फुफ्फुसी धमनी है ना, ये CO2 वाले ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। ऐसे ही फुफ्फुसी जो सिरा होता है ये शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। तो सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वाले ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को वहन करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि फुफ्फुसीय सिरा जो होता है वो O2 वाले रक्त का वहन करता है, यानी O2 वाले रक्त शुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, तो ये, हाँ, ये कथन सही है कि सिराएं जो हैं इनकी दीवारें पतली होती हैं। सिराएं रुधिर को विभिन्न अंग से हृदय की ओर ले आता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी वेन्स होते हैं ना फुफ्फुसीय सिरा को छोड़ के, ये क्या करते हैं? CO2 वाला ब्लड ले आके कहाँ करते हैं? हार्ट में पहुंचाते हैं। हार्ट इसको लंग्स में भेजता है, उसमें ऑक्सीजन हिट होता है, फिर धमनियाँ उसको वापस से ऐसे हार्ट में ले जाती हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में पहुंचा देती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर है बी और सी दोनों। अब देखिए किस ऑप्शन में बी और सी दिया है। फर्स्ट है बी और सी, दूसरा है ए बी और सी, तीसरा है ए सी, और चौथा है ए और बी। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि ए तो करेक्ट था ही नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? ये आपका सीटेड फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरी बात, ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है, तो हम एक एक ऑप्शन पे डिटेल से बात करते हुए चलेंगे। अब मानव में सेल्यूलोज का पाचक एंजाइम नहीं होता, ये ठीक है। दूसरा देखते हैं, जो सेल्यूलोज होता है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। अब बताइए, जो सेल्यूलोज है क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? सेल्यूलोज है ये जो कुछ आंतों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये इसको ढीला करके एक प्रकार का रुक्षांश यानी रेशा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का रफेस है। और दूसरी बात, सेल्यूलोज का ना ही अवशोषण होता है, अभी हमने पढ़ा है, सेल्यूलोज का ना ही अवशोषण होता है, ना ही इसका पाचन होता है। यानी सेल्यूलोज का ना पाचन होगा ना अवशोषण होगा, तो ये ऊर्जा कहाँ से प्रदान करेगा? सेल्यूलोज एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ रफेस है जो कि पाचन में सहायता करता है, कब्ज की शिकायत को दूर करता है। बाकी मानव में तो इसका पाचन भी नहीं होता है सेल्यूलोज का। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित होता है। नहीं, ये आसानी से छोटे छोटे अवयव में नहीं टूटता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशे में परिवर्तित कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जो सेल्यूलोज होता है ना ही उसका अवशोषण होता है, ना पाचन होता है, ना वो किसी रूप में परिवर्तित होता है, वो वैसे ही रहता है। मानव में तो सेल्यूलोज का पाचन होता ही नहीं है। गाय भैंसों में, इसका जो चारा खाने वाले जीव है उनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानव में सेल्यूलोज के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बस क्या है, आंत में, कुछ बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? सेल्यूलोज को ढीला कर देंगे, और ढीला करके उसको रुक्षांश के रूप में या रेशा के रूप में रेशा टाइप में बदल देते हैं। एक्चुअल में इसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है,
चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? 2018 में आया हुआ प्रश्न। रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रोनाल्ड रास ने। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, मधुमेह किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन और थायरोक्सिन। तो मधुमेह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इंसुलिन के द्वारा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि एड्रिनलिन क्या होता है। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन है, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में भय है, क्रोध है, तनाव है, इन स्थिति में सिक्रीट होता है और इनको नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन या लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है? हार्ट बीट और बीपी को, ठीक है, हार्ट बीट और बीपी को बढ़ाने का काम करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ाता है उसको। रेस्पायरेशन रेट भी बढ़ा देता है, श्वसन दर जिसको बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन रेट को भी ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। बीपी और हृदय गति तो बढ़ाता है, रेस्पायरेशन रेट भी बढ़ा देता है। एड्रेनलिन का और क्या काम होता है? ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा और इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लूकोज में परिवर्तित करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है, ताकि हम विपरीत परिस्थिति में भाग सकें और उसका सामना कर सकें। और साथ ही क्या करता है? तुरंत एनर्जी देने का काम करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और मांसपेशियों को, जो भी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनको एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब किसके काम हो गए? ये सब काम हो गए एड्रेनलिन के। अब दूसरा आ जाते हैं, एड्रेनलिन के आगे क्या आ जाएगा? थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या है? ये इम्यून को मजबूत करता है। क्या करता है? इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करने का काम करता है। यानी ये जो टी सेल्स है ना, टी लिम्फोसाइट टी सेल्स हैं, इनको क्या करता है? इनको मैच्योर करने में सहायता करता है। इनको परिपक्व, क्या बोलेंगे इसको? परिपक्व करने में सहायता करता है। और क्या काम हो जाएगा? इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। क्या करता है? जितने भी संक्रमण बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने में मदद करता है। और ये प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हार्मोन होता है। कौन सा? थाइमोसिन। कौन सा होता है? थाइमोसिन। अगला है इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? यहाँ पे करके देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। किससे? बीटा सेल से निकलता है पैंक्रियाज के। और ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा कैसे? जैसे हम कुछ ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट ले लिए, अब कुछ ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट ले लिए, तो जब उसका पाचन होगा तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तब ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है और बराबर बनी रहती है। तो ये क्या करता है? रक्त शर्करा को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। और ये और क्या करता है? वसा यानी फैट और प्रोटीन, दो चीज, वसा और प्रोटीन की चयापचय यानी मेटाबॉलिक में सहायता करता है। ऊर्जा को संग्रह करने का काम, स्टोर करने का काम करता है। एक ऑप्शन और बचा, यानी एक हार्मोन और बचा, इसको क्या बोलेंगे? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या है? तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। क्या करना? मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है। तापमान को, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। ये सब किसके काम हो जाते हैं? थायरोक्सिन के। तो एड्रेनलिन का भी क्लियर हो गया, इंसुलिन का भी, थाइमोसिन का भी, थायरोक्सिन का भी। बाकी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंसुलिन। यानी मधुमेह रोग को किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनाने में, डबल रोटी पकाने में, गन्ने के रस के किण्वन में। देखिए, जीवाणुओं का उपयोग हर एक चीज में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो बिल्कुल जीवाणुओं का उपयोग होता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उस टाइम पे जीवाणु ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दही बनाने में फर्मेंटेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी जीवाणुओं का उपयोग होता है। बाकी गन्ने के रस के किण्वन में, किण्वन यानी फर्मेंटेशन में तो जीवाणुओं का उपयोग होगा ही। सिर्फ डबल रोटी बनाने में, डबल रोटी को पकाने में, बनाने नहीं, जब ब्रेड बनाते हैं उस टाइम पे फर्मेंटेशन किया जाता है, उस टाइम पे जीवाणु का उपयोग किया जाता है। पर इसको पकने में, पकाने में जीवाणु का उपयोग नहीं किया जाता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
फर्श पर लुढ़कती गेंद की गति उदाहरण है वृत्तीय गति का, सरल रेखीय गति का, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्श पर अगर कोई गेंद है वो ऐसे गुड़ गुड़ कर करके लुढ़क रही है तो इस पे कौन सी गति होगी और इस पे कौन सा घर्षण भी होगा ये भी बताइएगा। ठीक है, तो इसमें वृत्तीय गति भी होगी और सरल रेखीय गति भी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब वृत्तीय गति कैसी होगी, वृत्तीय गति कैसे होगी और सरल रेखीय गति कैसी होगी? तो गेंद, क्योंकि गेंद है वो आगे बढ़ रही है, लुढ़क लुढ़क के आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति बोलेंगे। और दूसरा, वो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम भी रही है, इसीलिए उसको वृत्तीय गति भी बोलेंगे। यानी जब गेंद फर्श पे लुढ़क रही है तो उसमें वृत्तीय गति भी होगी और सरल रेखीय गति भी होगी। और दूसरा, इसमें कौन सा घर्षण होगा? तो इसमें लोटनिक घर्षण, जो गतिक घर्षण का एक प्रकार है, लोटनिक घर्षण पाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेल के मैदान में एक खिलाड़ी की गति तथा आकाश में पतंग की गति किस प्रकार की गति है? रेखीय गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति या फिर आवर्ती गति? तो कैसी गति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति क्या होती है? जैसे खिलाड़ी और पतंग, जिसकी न खिलाड़ी की न पतंग की, दोनों की न दिशा क्लियर होती है और दिशा के अलावा ना ही उसका चाल क्लियर होता है, दोनों चीज क्लियर नहीं होता है, इसीलिए इसको कैसे बोलते हैं? अनियमित गति या फिर अनिश्चित गति या यादृच्छिक गति बोला जाता है। यानी जिसका ना कोई दिशा क्लियर हो, ना चाल क्लियर हो, ना उसका कोई पथ क्लियर हो, ना उसका कोई पाथ क्लियर हो, तो उसको कैसी गति बोली जाती है? यादृच्छिक गति बोली जाती है। या अगर इसको आप शॉर्ट में याद करना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि अनिश्चित अनिश्चित दिशा वाली गति, दिशा वाली गति क्या कहलाती है? अनिश्चित दिशा वाली गति यादृच्छिक गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृत्तीय गति आवर्ती गति है। एक कृत्रिम उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा में गति एक समान होती है। ए सत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? वृत्तीय गति आवर्ती गति है। आवर्ती गति क्या होती है? जो एक समय के बाद दोहराती है। अगर कोई भी गति एक समय के बाद अगर उसमें दोहराव आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आवर्त गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। तो हाँ, वृत्तीय गति एक आवर्त गति है, क्योंकि वृत्तीय गति एक निश्चित समय के बाद दोहराती जरूर है। दूसरा है, वृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल हमेशा कैसी रहती है? समान रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी, यानी ए बी, स्टेटमेंट ए भी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट बी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने प्रश्नों की संख्या भले ही कम पढ़ी हो, पर हर एक प्रश्न का हमने डिटेल में सोल्यूशन पढ़ा है। ठीक है, हर एक प्रश्न का डिटेल में सोल्यूशन पढ़ा है। लगभग एक प्रश्न से हम 3 से लेकर 4 प्रश्नों को पढ़ते गए हैं। तो अगर आपने 15 प्रश्न भी पढ़ा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 4 से, लगभग आपने 60 से 70 प्रश्नों को पढ़ा है। ठीक है, लगभग आपने 50 से 60 प्रश्न तक आपने इस क्लास में कवर किया है। एक 35 मिनट 40 मिनट की क्लास में आपने लगभग 40 से 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो एक बड़ा पोर्शन है जो आपने कवर किया है। तो ऐसे ही रोज मैं 5-5 10-10 टॉपिक से लगभग आपका ऑन एवरेज अगर रखें तो ऑन एवरेज आपका 7 से 8 टॉपिक से पर डे प्रश्न लाएंगे और 7 से 8 टॉपिक आपके पर डे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न के बाद उसका डिटेल पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।